Yes, my dear students, very very welcome to all of you in your biome, academic and spiritual science classes. My 12th class dear students, इवोल्यूशन वाले चैप्टर से आज एक बहुत ही कॉन्क्रीट पोर्शन को लेकर के, बहुत ही सॉलिड पोर्शन को लेकर के आपके बीच में आया हूँ उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए, और प्रयास करूँगा कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि ये पोर्शन, ये पार्ट, यह सेगमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में एमसीक्यू से लेकर के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में अक्सर ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम पहले फोकस करें तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल के नाम से अक्सर पूछा जाता है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल वर्ड यूज हुआ है, प्रिंसिपल के लिए हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन के रूप में भी ये चीज़ पूछी जा सकती है। ठीक है, इस हार्डी और वीनबर्ग ये दो साइंटिस्ट थे, जिसमें वीनबर्ग क्या थे, इनका पूरा नाम विल्हेम वीनबर्ग था, जो एक फिजिशियन और जेनेटिक्स थे, यानी आनुवंशिकी के विशेषज्ञ और फिजिशियन भी थे। और हार्डी, इनका पूरा नाम जीएच हार्डी है, ये एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के 1908 में एक सिद्धांत दिया, किस पर, जीवों के पॉपुलेशन पर। जैसा कि आप ध्यान रखिएगा, जैसा कि कौन, थॉमस माल्थस ने जो जीन पॉपुलेशन पर एक एसे लिखा था, उस पर अल्फ्रेड वेलेस और डार्विन ने अपने प्रिंसिपल दिए इवोल्यूशन के। आज उसी इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट पर एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के हार्डी-वीनबर्ग भी 1908 में अपने विचार दिए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये दोनों जो साइंटिस्ट थे, यहाँ लिखा भी है, बोथ इंडिपेंडेंटली डिस्क्राइब ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स पर इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा दी, दैट इज नाउ नोन एज हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। इसी को ही आज हम लोग हार्डी-वीनबर्ग के सिद्धांत के रूप में, नियम के रूप में जानते हैं, जो किसी एक पॉपुलेशन के लिए दिया गया। तो इनके प्रिंसिपल के लिए जो फंडामेंटल चीज़ें आवश्यक हैं वो क्या है। सबसे पहली चीज़ है कि पॉपुलेशन, जो किसी भी स्पीसीज का अगर कोई पॉपुलेशन है तो वो पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन हो, और उस पॉपुलेशन में रहने वाली जो स्पीसीज हैं उनमें रैंडम मैटिंग भी होता हो। अगर ऐसी कंडीशन है तो तीसरी महत्वपूर्ण चीज, और उस पॉपुलेशन में जीने वाले जीवों के बीच में जेनेटिक फ्लो न हो रहा हो। दूसरी चीज, जेनेटिक ड्रिफ्ट न हो रही हो। जेनेटिक फ्लो का मतलब उस पॉपुलेशन से कोई भी इंडिविजुअल उस एरिया को छोड़कर कहीं बाहर न जाए। जेनेटिक ड्रिफ्ट न हो, किसी भी अकाल या किसी भी कारणवश, यानी किसी भी जीन का जो है वो हैरेसमेंट न हो, यानी वो एक्सटिंक्ट न हो। तीसरी चीज, उनके बीच में म्यूटेशन न हो, यानी किसी भी कारण से उनकी जो जीन की फ्रीक्वेंसी है, जो जीन है उसमें उत्परिवर्तन न हो, क्योंकि उत्परिवर्तन क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते हैं। तो म्यूटेशन भी न हो। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी जीवों में जब लैंगिक प्रजनन हो रहा है, उनके बीच में जब दो पेरेंट्स के जीन आपस में वो क्या कर रहे हैं, पैकेटीन, मियोसिस डिवीजन के पैकेटीन में जब जीनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या हो, उनके पे मदर का फादर से, फादर का मदर में जो जीनों का जो एक्सचेंजिंग होती है, क्रम विनिमय, वो भी ना हो रहा हो। और साथ ही साथ जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं, उस बीच एनवायरनमेंट का प्रभाव उनके ऊपर न हो रहा हो, और एनवायरनमेंट के प्रभाव के कारण उनमें अपने को परिवर्तित करने की आवश्यकता न हो, अर्थात नेचुरल सिलेक्शन न हो रहा हो। ये 5 चीजें यदि नहीं हो रही हैं, तब उन्होंने क्या कहा कि एक नई बात होती है, एक नई बात होती है। और नई बात क्या होती है, तब उनका कहना यह है कि उस पॉपुलेशन में, उस समष्टि में जितने भी एक जाति के जितने जीव हैं, उन जीवों में जो प्रभावी, अप्रभावी या संकर जीनों का कुल योग है वो हमेशा स्थिर बना रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
ठीक है। अब इसको अगले पेज पर उन्होंने क्या काम किया, फ्रीक्वेंसी के बाद सूत्र के रूप में इसको साबित किया है, यानी बीजगणितीय नियम के हिसाब से। जैसे हार्डी साहब थे ना, तो उन्होंने उस चीज को एक सिमिलरिटी देखा कि ये सारी बातें जो है वो अलजेब्रिक इक्वेशन से बिलोंग कर रही हैं, तो उन्होंने उसी बात को गणितीय सिद्धांत पर, बीज गणित के सिद्धांत के आधार पर भी सिद्ध किया कि P प्लस क्यू बराबर P+Q होल इंडेक्स 1 बराबर 1 और P+Q का होल स्क्वायर बराबर P² प्लस Q² प्लस 2PQ। ये जो अलजेब्रिक इक्वेशन आता है उस ढंग से ये उस पॉपुलेशन में जो जीनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो बिहेव करती है। इस चीज को हम लोग अभी आगे और चल के ध्यान देंगे, लेकिन आगे चलने से पहले एक चीज आप यहाँ पे और समझ जाइए। हो सकता है, संभव है कि किसी पॉपुलेशन से किसी भी स्पीसीज का जीन फ्लो न हो। ध्यान रखिएगा, पॉपुलेशन और जीन, इंडिविजुअल और जीन, कोई जीव और उसके जीन की जब बात करते हैं, यहाँ एक चीज समझ जाइए, हकीकत में हर जीन में, हर जीव में संभावना होती है कि उसमें प्रभावी एलील हो, या उसकी कायिक कोशिकाओं में प्रभावी एलील के पेयर हो, होमोजाइगस जीनोटाइप हो, ठीक है, वो जीन ही होगा। या हो सकता है कि उस जीव में सभी जो जीन हैं वो अप्रभावी वाले हों, या हो सकता है कि उस जीव में सभी जीव संकर प्रकृति के हों, यानी उसका जीनोटाइप क्या हो, हेट्रोजाइगस हो। तो कहने का मतलब कोई भी इंडिविजुअल या तो डोमिनेटिव एलील रखता है या रिसेसिव एलील रखेगा। अगर जीनोटाइप की बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल, किसी भी पॉपुलेशन का कोई भी इंडिविजुअल या तो होमोजाइगस यानी दोनों डोमिनेटिव एलील पेयर रखेगा अर्थात जीन रखेगा, या दोनों रिसेसिव एलील का पेयर रखेगा, या तीसरी कंडीशन बनती है कि वो हेट्रोजाइगस, एक डोमिनेटिव और एक रिसेसिव का एलील का पेयर रखेगा। ठीक है, तो जब हम किसी जीव को कहते हैं कि किसी पॉपुलेशन से एस्केप किया, तो एस्केप करने के पीछे तीन बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि वह इंडिविजुअल जिस पॉपुलेशन को छोड़ा वह उसमें दोनों डोमिनेटिव एलील रहे हों, तो क्या हुआ, उस पॉपुलेशन से दो डोमिनेटिव एलील तो माइनस हो गए, ठीक है। या हो सकता है उसमें अगर दोनों रिसेसिव एलील होंगे तो दो रिसेसिव जीन का ह्रास हो गया उस पॉपुलेशन में, या हो सकता है उसमें हाइब्रिड एलील हो, एक डोमिनेटिव एक रिसेसिव, तो उसके जाने के बाद उस पॉपुलेशन से एक डोमिनेटिव एक रिसेसिव एलील का क्या होगा, ह्रास तो होगा। या कोई आ जाएगा तो जिस जीन को ले आएगा उसका इस पॉपुलेशन में वृद्धि हो जाएगी। तो क्या होगा, जब वृद्धि हो जाने से जीन की फ्रीक्वेंसी माइनस होगी और आने से इमाइग्रेशन से जीन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। दोनों कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जीन की फ्रीक्वेंसी उस पॉपुलेशन से, उस समष्टि से में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। और जब चेंज हो जाएगी तो ये जो हार्डी वीनबर्ग अपना इक्वेशन नियम बता रहे हैं वो वहां पे लागू नहीं होगा। ठीक है, अब आइए हम मानते हैं, जो मैंने बात कर रहा था कि जेनेटिक फ्लो न हो, ठीक है, चलेगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट न हो, इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूटेशन न हो, असंभव कार्य है, क्योंकि प्रकृति की कोई भी रेडिएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन मानते हैं ये भी हम कंट्रोल कर लें, फिर भी दो चीजें हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक क्या, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, यानी अगर मैटिंग करेगा तो पेरेंट्स के जीन आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे ही, तो ये तो संभव है, और अगर ये संभव है तो फ्रीक्वेंसी निश्चित रूप से चेंज हो जाएगी। और नेचुरल सिलेक्शन, ये हमारे बस की बात नहीं, ये तो इन्वायरमेंट का वो है, पावर है, इसे वो करेगा तो करेगा ही। हम तिनके करें विरोध हवाएं कब तक भला मौन रह लेंगी, और सूरज की गर्मी को कब तक, बादल की घुड़की को कब तक सूरज की किरणें सह लेंगी। असंभव कार्य है ना। कहने का मतलब ये भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन और जेनेटिक नेचुरल सिलेक्शन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये होता ही रहेगा। और अगर ये होता रहेगा तो हार्डी वीनबर्ग का ये प्रिंसिपल हमारे लिए काम नहीं करेगा। तो क्या करें, इसे पढ़े कि ना पढ़ें? अरे बाबा पढ़ना है। क्यों पढ़ना है कि यद्यप यथार्थ में, हकीकत में
यह संभव नहीं है, फिर भी सिद्धांत के रूप में इसे हमें पढ़ना है, क्योंकि पॉपुलेशन की स्टडी में इससे हमें बड़ी मदद मिलती है, बड़ी सहायता मिलती है। पॉपुलेशन में वेरिएशन का जो कंपैरिजन करते हैं उसकी जानकारी में बहुत कोऑपरेट करता है। इसके भी बड़े इंपॉर्टेंस हैं, इसलिए इसको पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ना है तो आइए हम लोग देखते हैं कि पढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए हार्डी वीनबर्ग का सिद्धांत क्या है, सीधी सिंपल सी भाषा में है कि आपस में कभी कभार जनन करने वाले जीवों की एक बड़ी समष्टि में माने पॉपुलेशन में यदि जीन प्रवाह, जीन विचलन, उत्परिवर्तन, जीन पुनर्संयोजन माने वही रिकॉम्बिनेशन या प्राकृतिक चयन न हो रहा हो तो समष्टि में विपर्यासों माने एलिल्स और जीनों माने एलिल के पेयर का समग्र योग एक समान रहेगा या अपरिवर्तित रहेगा या स्थिर रहेगा। यही है हार्डी वीनबर्ग का प्रिंसिपल। अब आइए दूसरे पेज पर फोकस करते हैं। अब यहाँ पर वही चीज इंग्लिश वाली बात कही गई है कि अगर ऐसा है तब क्या होगा, एलिल एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज इन ए पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट, स्थिर रहेगा। इसी चीज को बार बार कह रहे हैं, विल बी इक्वल टू वन माने एक ही रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। यह वन वो बात बताता है। वन का मतलब यहाँ मैथमेटिकल वन भी समझ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं, वन एक ही, सेम, विदाउट चेंज। ओके, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी उसमें मेल्टिंग कितनी भी हो, पॉपुलेशन कितना भी बढ़े, लेकिन क्या होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। इसी को जेनेटिक इक्विलिब्रियम या जेनेटिक इक्वेशन कहते हैं। जेनेटिक इक्वेशन उनका ये दो है और ये प्रिंसिपल क्या है, इक्विलिब्रियम का है। अच्छा, इस बात को समझने के लिए एक चीज थोड़ा सा हम अपनी भाषा में स्थिर करते हैं। मान लीजिए अगर मैं कहूं कि एक जगह है, एक डिब्बा है, डिब्बे में 10 कबूतर हैं। ठीक है, 10 कबूतर में 5 सफेद थे, 5 ब्लू कलर के थे। ठीक, 5 सफेद थे, 5 ब्लू कलर के थे, और मैं कह दूं कि पूरे डिब्बे में कुल 10 कबूतर हैं, तो 10 कबूतर की संख्या 10 ही बनी रहेगी, सेम ही बना रहेगा, अपरिवर्तित ही रहेगा, एक ही रहेगा, यानी एक ही मतलब वही 10 ही रहेगा, चाहे ये नीले और सफेद कबूतर आपस में बदल जाएं तो भी। कैसे, मान लीजिए 5 नीले थे, 5 सफेद थे, यदि 5 सफेद अपने को एक नीला, 5 सफेद में से एक अपने को नीला कर देता है तो क्या होगा, सफेद की संख्या 4 हो जाएगी, लेकिन नीले की संख्या 6 हो जाएगी, तो भी 6 और 4 जोड़िए 10 ही आएगा। मान लीजिए ये जो नीला था, नीला 3 जो है सफेद में बदल गया, तो 5 से कितना हो गया, 5 से वो कितना हो गया, या पहले 6 था ना, 6 में 3 जो है किसमें बदला, सफेद में बदल गया, तो वो 5 और 6 वाला 3 रह जाएगा, 3 नीला रह गया। लेकिन जो 3 नीला 3 सफेद में बचा, तो पहले क्या था, वो 4 नीला रह गया, 4 सफेद रह गया था, 3 और सफेद हो गया, 4 3 7, तो भी 7 सफेद और 3 नीले हो गए, 7 और 3 जोड़ दीजिए फिर भी 10 ही रहेगा। बस यही बात वो समझा रहे हैं और कोई मोटी गणित नहीं है। यही बात किसी भी संख्या में, किसी भी स्थान पर अगर किसी जीव में यदि जो भी उनकी जीनों की आवृत्ति है, उनकी गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाए, जीन के बदलने से उनकी संख्या पर, उनकी पॉपुलेशन की समष्टि पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही बना रहेगा। ठीक है, इसी बात को कर रहे हैं। अब इसके इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं कि दिस प्रिंसिपल इज फाउंडेशन ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स। यस, ये जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स की स्टडी हम लोग हायर क्लासेस में करेंगे, उसकी एक आधारशिला रखता है, उसको एक बेस प्रदान करता है ये हार्डी वीनबर्ग का इक्वेशन, एंड प्रोवाइड बेस लाइन कंपेरिजन अगेंस्ट इवोल्यूशनरी चेंजेस। ये जो
वैकासिक यानी विकास से संदर्भित जो परिवर्तन होते हैं जीवों में, उसकी कंपैरिजन, उसकी तुलना के लिए ये हमको क्या करता है, एक बेसलाइन, एक आधार प्रदान करता है। ठीक है, अब आइए इक्वेशन की बात करें। तो इक्वेशन में उन्होंने क्या क्या कहा कि किसी पॉपुलेशन में अगर एलिल का इक्वेशन निकाला जाए, एलिल माने किसी एक ट्रेट, डोमिनेटिव या रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी निकाला जाए, तो डोमिनेटिव की फ्रीक्वेंसी अगर उस पॉपुलेशन की टोटल डोमिनेटिव की फ्रीक्वेंसी p है और टोटल रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी q है, फ्रीक्वेंसी मतलब संख्या, टोटल नंबर ऑफ दिस ट्रेट, यानी उस पूरी समष्टि में, उस पूरे पॉपुलेशन में यदि प्रभावी एलिल का कुल संख्या p है और अप्रभावी एलिल की कुल संख्या q है, तो उस पॉपुलेशन के लिए प्रभावी और अप्रभावी एलिल का पूरा संयोग, पूरा योग हमेशा एक ही रहेगा, जनरेशन टू जनरेशन एक ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यही पे कह रहे हैं P प्लस क्यू बराबर P प्लस क्यू इक्वल टू 1। यहाँ P इज फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेटिव एलिल एंड Q इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलिल इन ए जीन पूल। जीन पूल क्या है? अरे वही पॉपुलेशन, किसी भी जीव के पॉपुलेशन में जितने जीव हैं उन जीव में प्रभावी और अप्रभावी पूरे जीनों का योग, वहां का क्या कहलाता है, उस पॉपुलेशन का जीन पूल कहलाएगा। दूसरे इक्वेशन के कह रहे हैं कि यदि ये एलिल पेयर में हो, ये एलिल पेयर में हो, अब पेयर कैसे होंगे, डोमिनेटिव पेयर के रूप में हो सकते हैं, या रिसेसिव पेयर के रूप में हो सकते हैं, या हाइब्रिड के पेयर के रूप में हो सकते हैं, जिसमें एक डोमिनेटिव एक रिसेसिव हो। और हम जानते हैं कि एलिल के पेयर को ही जीन कहते हैं। तो उसको हम लोगों ने लेसन 5 में इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले में क्या पढ़े थे, उसे हम लोग जीनोटाइप, जीन रूप के बारे में पढ़े थे। तो जीनोटाइप का अगर रिप्रेजेंटेशन, उस पॉपुलेशन में कुल कितने जीनोटाइप होंगे, तो जीनोटाइप में डोमिनेटिव का स्क्वायर प्लस रिसेसिव का स्क्वायर प्लस डोमिनेटिव एंड रिसेसिव का मल्टीपल इनटू 2, वो भी क्या होगा, वो भी 1 के बराबर ही होगा, यानी सेम ही बना रहेगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे हम लोग डिटेल में समझेंगे। यहां पर भी P जो है डोमिनेटिव का दिया है फ्रीक्वेंसी, Q जो है रिसेसिव जीनोटाइप का जो है रिसेसिव होमोजाइगस का फ्रीक्वेंसी दिया है, डोमिनेटिव होमोजाइगस का फ्रीक्वेंसी दिया है, और हाइब्रिड जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी यहां ये दी गई है। तो इतना के बाद हम लोग अब आगे चलेंगे। ठीक है, अब यहां पर एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि दूसरे क्वेश्चन पे, वेयर Q इज फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप एंड 2PQ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। ठीक है, अब जीन पूल क्या है, जीन पूल को समझ जाइए। यहां दिया है कि क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स एंड एलिल्स इन ए पॉपुलेशन इज नोन एज जीन पूल। जीन पूल, ठीक है, जीन के पूल को कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, पहले पढ़ चुके हैं कि एलिल इज अल्टरनेट डोमिनेटिव या रिसेसिव फॉर्म ऑफ जीन। किसी भी जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म होता है डोमिनेटिव रिसेसिव का, उसे एलिल कहते हैं। अगर सिंगल सेपरेट है तो एलिल है, अगर वो पेयर में है तो वही एलिल्स क्या कहलाएंगे, जीन कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आइए एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं इस बात को। यहाँ बेटा ध्यान रखना, यदि ब्लू कलर आपको वहां से न दिख रहा हो तो हम यहाँ पे इसको व्हाइट कर दे रहे हैं। यहाँ पे एक जीन का पॉपुलेशन, एक इंडिविजुअल का पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन है, मानते हैं 10 बराबर 10,000 हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, समझने के लिए मैंने नंबर को कम किया है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक क्या है, कैट है, बिल्लियों का एक पॉपुलेशन है, जहां पर प्योर ब्लैक कलर वाली बिल्ली एक ये है, दूसरी प्योर ब्लैक बिल्ली का जीनोटाइप ये है, यहां प्योर ब्लैक बिल्ली का जीनोटाइप ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ब्लैक कैट हैं, जो ब्लैक कैट हैं इस पॉपुलेशन में, उसका जीन क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेटिव। ठीक है, अब व्हाइट कैट का जीन बीबी, अब ये देखिए ये कितनी संख्या है,
तो ब्लैक कैट का कितना है टोटल फ्रीक्वेंसी, इसके यहाँ टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। अच्छा, व्हाइट कलर का टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखिए व्हाइट कलर 1, व्हाइट कलर 2, व्हाइट कलर 3, व्हाइट कलर 4 हैं, 4 जीनोटाइप है, तो एलील कितने होंगे 4 दूनी 8। अच्छा, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 ये हैं। और यहाँ हाइब्रिड कितने हैं, ये देखिए 1 2 3 हाइब्रिड्स हैं, ठीक है। अब इसके तो जीनोटाइप है, टोटल जीनोटाइप का योग कितना है 4 3 7, 4 3 7 3 10, टोटल इंडिविजुअल कितने हुए 10। और 10 में कुल कितने जीन होंगे, क्योंकि हर जीन पेयर में होता है, तो जीन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 20, ठीक है। जीन की फ्रीक्वेंसी यहाँ कितनी होगी 20 होगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं कि कौन कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अब अगला फेज अगर हम देखें तो देखिए अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन किया गया है उसी बात को लेकर। मान लीजिए यहाँ टोटल फ्रीक्वेंसी या बी कितना है, डोमिनेटिव एलील बी कितना है 10, बी की संख्या 10 है। तो टोटल संख्या कितनी है, टोटल पॉपुलेशन कितना है 10। टोटल पॉपुलेशन अगर 10 है तो इसमें जो जीन होंगे कितने होंगे 10 × 2 बराबर 20। तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज इक्वल टू, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बी की, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कैपिटल बी यानी डोमिनेटिव एलील कितना है बी बराबर 10, इसलिए इसकी परसेंटेज कितनी होगी, परसेंटेज ऑफ बी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, टोटल बी की फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी 20 × 100, तो कितना होगा 20 पंजे 100, ठीक ना, 20 पंजे 100 हो गया। और इस प्रकार से 10 दूनी 10 पचे 50, 10 2 जा 5, तो 50% क्या आ गया 50% ये ब्लैक की फ्रीक्वेंसी आएगी, ब्लैक वाले जीन की फ्रीक्वेंसी। इसी प्रकार से रिसेसिव जीन स्मॉल बी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 10, इसका परसेंटेज कितना होगा 10/20 × 100 बराबर 50, कैसे होगा 20 5 जा 100 10 5 जा 50, यानी 50%। यानी अगर हम 20 को 100 माने तो क्या होगा, इन दोनों का जोड़ क्या होगा वो उसके बराबर होगा। जैसे देख रहे थे 10 ब्लैक 10 व्हाइट, 10 and 10 20 बराबर 20 आएगा, सेम वही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ चीजें बता रहे हैं कि इफ पॉपुलेशन ऑफ कैट इज 10, अगर 10 कैट की टोटल पॉपुलेशन 10 है एंड ब्लैक कैट बीबी पॉपुलेशन इज 3, ठीक है, देन परसेंटेज ऑफ बीबी विल बी 3/10 × 100 बराबर 30%। यानी ये वाला जो होमोजाइगस डोमिनेटिव जीनोटाइप है इसका परसेंटेज कितना आएगा 30%। इसी तरह जो व्हाइट कैट है बीबी जिसके लिए ये जीनोटाइप स्मॉल बी है, इसका पॉपुलेशन कितना आया 3, अभी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट किए, तो इसका परसेंटेज ऑफ बीबी इस जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी कितना होगा 3/10, 3 टोटल नंबर 3 था, नंबर कितना था टोटल 10 था, तो 3/10 × 100 ये कट गया बराबर 30% दिया गया, ठीक है। अब ग्रे कलर वाला यानी स्पॉटेड कैट यानी जो हाइब्रिड कैट है उसकी पॉपुलेशन कितना है 4 देखिए कौन कौन 1 2 3 4 हैं, तो इनका परसेंटेज क्या होगा 4/, चूंकि टोटल नंबर कितना है 10, 4/10 × 100 10 बराबर 40%। इस प्रकार से आप देख लीजिए, तीनों को जोड़ लीजिए, इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 30% प्लस 30% प्लस 40% बराबर कितना हो गया 100%, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, फिर वही बात कर रहे हैं कि भाई अगर ये कोई डोमिनेटिव वाले एलील रेसेसिव में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, रेसेसिव की बढ़ोतरी हो जाएगी और डोमिनेटिव की घटोत्तरी हो जाएगी। फिर भी अगर हम जोड़ेंगे
तो टोटल वैल्यू जो पहले आया था वही आएगा जनरेशन टू जनरेशन। चाहे जितने भी बच्चे वो पैदा कर लें, जितनी संख्या हो जाए, 1000 से लाख हो जाए, फिर भी उनमें जो परसेंटेज वाइज जीन की फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम ही बनी रहेगी। ठीक है, तो टोटल बीबी प्लस बी वही चीज हो, 40/100 आ गया, ये चीज हो गया। अब आइए, मैं समझता हूँ इस चीज को आप समझ चुके होंगे। बाई अगर न समझ में आए हो तो बाद में पूछिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो हम लोग लेसन 5 में जो किसी भी उसको जीनोटाइप का जो जनरल मैटिंग के द्वारा जो उसका देखे थे, फ्रीक्वेंसी देखे थे, उसको उसके द्वारा समझने का प्रयास करें। मान लीजिए ब्लैक कैट का जीनोटाइप ये बीबी है और व्हाइट कैट का जीनोटाइप ये बीबी है। तो इसमें जब एगिल फॉर्मेशन होना, यानी जब गैमिट फॉर्मेशन होगा, तो इसके जीनोम में क्या होगा, बी बी सेग्रीगेट हो जाएंगे, ये सब एगिल हो गए। अब क्या होगा, ये अगर हम पुनेट स्क्वायर से देखें, F1 जनरेशन में क्या होगा, ये इससे फ्यूज करेगा तो क्या हो जाएगा, ये इस जीनोटाइप का कैट बनेगा, इसके फ्यूजन से इस जीनोटाइप का बनेगा, इसके फ्यूजन से इस जीनोटाइप का कैट बनेगा, और इसके फ्यूजन से इस जीनोटाइप का क्या बनेगा, कैट बनेगा। अब ध्यान रखिएगा, अगर ओवरऑल F1 जनरेशन में देखें तो टोटल नंबर ऑफ बीबी कितना है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितना है, 4। जब टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल 4 है तो टोटल नंबर ऑफ जीन कितने होंगे, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर जो है जो 4 लिखा है, 4 न होकर क्या होना चाहिए, 8 होगा। तो ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी बी की, अगर बी की फ्रीक्वेंसी को हम पी से दर्शाते हैं और पी बराबर क्या आया, पी बराबर कितना होगा, पी का मतलब क्या होगा, हमें पी का वो दिखाना होगा, पी माने बी कितना है, 1 2 3 4। तो पी कितना है, पी कितना है, पी कितना है, एक मिनट, यहां पे पी है, पी 4 है, और बी की फ्रीक्वेंसी कितना है वो भी देखिए, स्मॉल भी 1 2 3 4, बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 इसकी, 4 इसकी। अब P प्लस Q बराबर 4 कैसे आएगा, P का 4, ध्यान रखिएगा, टोटल इंडिविजुअल टोटल जीन कितना है, 2 2 4 2 8, तो टोटल कितना होगा, P प्लस Q का योग कितना आएगा, 8 आएगा, क्योंकि टोटल कितना हो, 2 4 6 8, टोटल जीन कितने हैं, 8, जिसमें से P क्या है, डोमिनेटिव की फ्रीक्वेंसी, Q रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 बराबर 8, यानी वही कांस्टेंट आएगा। अगर इसकी परसेंटेज निकालें तो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ P बराबर कितना होगा, 4/8 इंटू 100, कितना होगा, 2 चौक 8, 4 4 से कट गया, 2 चौक 8 और 2 50, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 50%। फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 50%। किसकी, पी की फ्रीक्वेंसी इस पॉपुलेशन में कितना आएगी, 50%। और क्यू की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 4/8, यहाँ भी हो जाएगा 8, ठीक है, तो 8 हो गया, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 4 दूनी 4 हो गया, और 4 2 8 और 250, ये कट गया। इस प्रकार से क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 50%। ठीक है, तो 50% इस प्रकार से टोटल जितना फ्रीक्वेंसी होगा वो F1 क्या हुआ, सेम आया, यानी P प्लस Q बराबर कितना हो जाएगा, 100%। P की फ्रीक्वेंसी प्लस Q की फ्रीक्वेंसी बराबर कितना हो जाएगा, 100%। 100% होगा जो होगा, यानी 50% प्लस 50% बराबर 100%, यानी टोटल नंबर। इसलिए P प्लस Q बराबर 100 कहिए चाहे 1 कहिए, वो कांस्टेंट बना रहेगा। यह बात ठीक वैसे जो अलजेब्रिक फार्मूला होता है कि जैसे P 2 राशियां हैं, P प्लस Q का होल इंडेक्स फर्स्ट जनरेशन के लिए 1 लगाएंगे, जैसे जिसका वैल्यू P प्लस Q बराबर 1 आएगा, और अगर इस सेकेंड जनरेशन के लिए अगर हम इसको यूज कर लें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पर 2 लग जाएगा, P प्लस Q का होल स्क्वायर फॉर सेकेंड जनरेशन हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ बराबर 1 आएगा। कैसे, यहाँ देखिए, अब यहाँ सेकेंड जनरेशन में क्या किया, जो फर्स्ट जनरेशन में हाइब्रिड मिले थे उसके जीनोटाइप को हमने पेरेंट के रूप में सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद उसमें
सेग्रीगेशन हुआ, गैमेट सेग्रीगेशन हुआ, एलील का फॉर्मेशन हुआ, फिर ये एलील आपस में रिकम्बाइन किए, तो क्या हुआ, हमको क्या मिला, बीबी, यानी 1% हमको मिला प्योर ब्लैक, प्योर रेसेसिव। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये प्योर रेसेसिव व्हाइट को दर्शा रहा है, ये हाइब्रिड को दर्शा रहा है, ठीक है, जो और ये वाला ब्लैक को दर्शा रहा है। तो जीरो टाइप के आधार पे हम लोगों ने पढ़े थे कि प्योर ब्लैक रेशियो, हाइब्रिड रेशियो, प्योर व्हाइट 1:2:1, यानी फिनोटाइपिक के बेस पर अगर देखें तो 3 ब्लैक एंड 1 व्हाइट के रूप में क्या हुआ, ये सेग्रीगेट हुआ। लाई ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से इस बात को हम लोगों ने देखा था सेकंड जनरेशन में। अब इसी चीज को अगर हम देखें F2 जनरेशन के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ बीबी की फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो क्या होगा, बीबी की फ्रीक्वेंसी होगी पी बराबर पी स्क्वायर बराबर 1 कैसे हुआ, देखिए एक ही है, पी यानी पी स्क्वायर एक ही है, क्यू स्मॉल बी मैंने स्मॉल क्यू स्क्वायर हो गया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो भी 1 है। और ये हाइब्रिड की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 कैपिटल बी 2 स्मॉल बी, यानी 2PQ, 2 कैपिटल बी स्मॉल पी, क्या हो जाएगा 2PQ 2 बार हो गए। तो क्या हुआ, टोटल फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, 1 2 2 4 2 4, कुल मिलाकर के टोटल पॉपुलेशन 4 का आया। यहाँ भी फ्रीक्वेंसी भी 4 में क्या हुआ, डोमिनेटिव, प्योर डोमिनेटिव 1, प्योर रिसेसिव 1 और प्योर हाइब्रिड क्या हुआ 2, मिलकर के 4। इस आधार पर अगर हम इनकी परसेंटेज निकालना चाहें फ्रीक्वेंसी की, इसलिए परसेंटेज ऑफ पी स्क्वायर की कितना होगा, टोटल कितना था 4, तो क्या हुआ 100, 1/4 टोटल नंबर 1 अपार्ट टोटल 4 इंटू 100, तो क्या होगा 25 चौके 100, यानी 25% इसका आएगा। इसी ढंग से की स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी 25% इसकी होगी, और 2PQ की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2/4 इंटू 100 बराबर हो जाएगा 50%। तो मिला के क्या हुआ, प्योर डोमिनेटिव की फ्रीक्वेंसी प्लस प्योर रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी प्लस हाइब्रिड की फ्रीक्वेंसी 25 प्लस 50 बराबर 100, यानी 100 का मतलब हुआ कांस्टेंट माने सेम माने 1। इस प्रकार से इसको बता रहे हैं, और उसी चीज को अलजेब्रिक इक्वेशन के रूप में यहाँ पर जो है इसको दर्शाया गया है। क्योंकि सेकंड जनरेशन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल सम होल इंडेक्स 2 लग जाएगा। ये जो है अलजेब्रिक फार्मूला के हिसाब से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ के बराबर होगा। और वो भी यहाँ पे वही चीज यहाँ पे हम पुनेट स्क्वायर या हॉलैंड जो मेथड है उस ढंग से अगर रिप्रेजेंट करें रिकम्बिनेशन को, तो वो भी ऐसा ही दर्शा रहा है। जहाँ पे P क्या होता है, प्योर ब्लैक है 1, 2PQ 2 और Q स्क्वायर 1 के रूप में आया, यानी वही रेशियो मिला 1:2:1 का। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलें। आगे चलने क्या है, अब यहाँ पर उनके प्रिंसिपल से रिलेटेड बातें एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो 4 एक्सेप्शन पढ़े थे, इन चारों एक्सेप्शन में जो सबसे पहला एक एक्सेप्शन को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अक्सर पूछा जाता है जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो कैसे किसी पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, इसको समझिए। मान लीजिए एक पॉपुलेशन ये है, एक पॉपुलेशन ये है जहां पे डोमिनेटिव, रिसेसिव और हाइब्रिड जीन की फ्रीक्वेंसी यहां दर्शाई गई है। एक नई पॉपुलेशन ये है, ध्यान रखिएगा। इस पॉपुलेशन में कैपिटल बी की फ्रीक्वेंसी 3 है, स्मॉल बी की फ्रीक्वेंसी 4 है, हाइब्रिड की फ्रीक्वेंसी 3 है। ठीक है, कुल मिलाकर के 3 4 7 और 3 10, कुल 10 है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 यहाँ की पॉपुलेशन है। और दूसरी पॉपुलेशन यहाँ क्या है, यहाँ पर बीबी है, यानी यहाँ पर क्या है, कैपिटल ए 1 है, स्मॉल में 1 है और कैपिटल ए 1 है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन यहाँ का 3 है। जब टोटल पॉपुलेशन 3 है तो टोटल जीन कितने होंगे, 3 2 जा 6, कुल 6 जीन होंगे। आइए पॉपुलेशन पे निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसी भी कारण से एक ये हाइब्रिड जीन वाला
ये हाइब्रिड जीन वाला जिसमें जिसका जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी था, ये वाला जीन एज ए इंडिविजुअल यहाँ से क्या किया, ट्रांसफर करके यहाँ से माइग्रेट करके इस वाले पॉपुलेशन में आ गया, ए वाले पॉपुलेशन से वो बी वाले पॉपुलेशन में चला गया। यूं कहिए कोई अफ्रीकन अपने महाद्वीप से आकर के इंग्लैंड यानी गोरों के द्वीप में, अंग्रेजों के व्हाइट कलर वाले अंग्रेजों के द्वीप में आ गया, और वहां पर आने के बाद यहाँ के लोगों ने उसको लाइक किया। लाइक करने की वजह से वो बात अलग कहानी छोड़िए। अब यहाँ से अगर ये चला गया तो एक हाइब्रिड यहाँ से चला गया, एक हाइब्रिड यहाँ चला गया, इसलिए यहाँ की फ्रीक्वेंसी 10 की जगह घटकर क्या हो गई 9, ठीक है। और यहाँ जो आया तो यहाँ पर एक प्लस हो गया, तो यहाँ के प्लस की वजह से क्या हुआ, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी 4 थी टोटल और वहाँ पे +1 3 से बढ़ करके 4 हो गई। यहाँ की फ्रीक्वेंसी पहले 3 थी, उसमें 1 जुटा, अब जुटी है 4 हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, आगे चल के इसी को हम फाउंडर इफेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ कहाँ पे कितना कहना है इतना आपको जानिए। तो क्या होता है, जब कोई इंडिविजुअल किसी एक पॉपुलेशन छोड़ करके किसी दूसरी पॉपुलेशन में जाता है या किसी दूसरी पॉपुलेशन से किसी पहले वाली पॉपुलेशन में आता है, दोनों दशाओं में जहां से जाएगा वहां की जीन फ्रीक्वेंसी माइनस होगी, ड्रिफ्ट होगा, और जहां पे जाएगा वहां की जो पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर जाएगी, प्लस हो जाएगा। तो जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो को यहाँ क्या कर रहे हैं, संक्षेप में हम लिखेंगे क्या, ये तो जानना चाहिए। क्या लिखेंगे कि जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो it is introduce or remove alleles and changes the original population alleles frequency। ये क्या होता है, ये किसी नए पॉपुलेशन में किसी इंडिविजुअल या जीन को इंट्रोड्यूस करने का या रिमूव करने का। यहाँ रिमूव हुआ, यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, कहीं माइनस हुआ कहीं प्लस हुआ, इस बात को बताता है, जिसके द्वारा एलील की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चेंज हो जाती है। इस बात का ये प्रूफ होता है। तो इसकी वजह से अगर ऐसा हो गया तो हार्डी-वेलर का जो रूल है वो इस पॉपुलेशन को फॉलो नहीं करेगा। दूसरी चीज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट को बेटा सीवल राइट इफेक्ट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्या कह रहे हैं कि एन जेनेटिक ड्रिफ्ट या सीवल राइट इफेक्ट इज एन इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म where random fluctuation by chance random fluctuation by chance क्या होता है, then natural selection नहीं बल्कि random by chance हो जाता है, और जो alters alleles frequencies in a population, जो किसी population की alleles की frequency को change कर देता है। यही क्या होता है, यही जेनेटिक ड्रिफ्ट है या सीवल राइट इफेक्ट किसी को कहते हैं। आइए इसको आगे चल करके और डिटेल में समझते हैं। ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है बेटा, इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन ये है कि यह बाय चांस होना चाहिए, संजोग से होना चाहिए, और एक स्मॉल पॉपुलेशन के लिए होना चाहिए। ये चीजें स्मॉल पॉपुलेशन में इजिली डिस्टिंक्ट होती हैं, स्पष्ट होती हैं। लार्ज पॉपुलेशन में इसका इफेक्ट जनरली देखने को नहीं मिलता है। और इसके द्वारा क्या होता है, रिडक्शन इन जीन वेरिएशन। ये जो जीन की फ्रीक्वेंसी होती है उसके द्वारा उसमें क्या होता है, ह्रास होता है, कमी होती है। किसके द्वारा, जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या करता है, दो प्रकार के इफेक्ट जनरेट करता है। एक होता है फाउंडर्स इफेक्ट, एक है फाउंडर्स इफेक्ट, और दूसरा है बॉटल नेक इफेक्ट। इन दोनों में जान लीजिए और दोनों में अंतर भी स्पष्ट करने का प्रयास कीजिएगा। तो फाउंडर्स इफेक्ट क्या है बेटा, फाउंडर्स इफेक्ट क्या है, फाउंडर इफेक्ट इज लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस वेयर ए न्यू पॉपुलेशन is formed by a small number of individuals from a large one। क्या हुआ, वही बात यहां बताई गई कि अफ्रीका से ब्लैक निग्रो के पॉपुलेशन से एक ब्लैक निग्रो वहां से आकर के इंग्लैंड में आ गया। तो जब ब्लैक निग्रो जब अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से निकला, तो वहां के पॉपुलेशन में उस ब्लैक निग्रो में जो ब्लैकनेस या जो जीन रहा होगा, वैसे एक इंसान में 30,000 जीन होते हैं, तो जो विशिष्ट जीन था वह साउथ अफ्रीका के पॉपुलेशन से माइनस हो गया, क्योंकि वहां से चला गया। अब वो क्या काम किया, वो जाकर के ब्रिटेन चला गया, ब्रिटेन में जाकर के वो रिहेबिलिट कर गया, यानी वहां पे वो रह गया, बस गया।
तो क्या हुआ, ब्रिटेन के पॉपुलेशन में क्या हुआ, एक नया जीन आ गया और वहां के लोगों के द्वारा लाइट किया गया, वहां के एनवायरनमेंट ने उसको सपोर्ट किया ब्रीडिंग के लिए, फीडिंग के लिए एंड सेफ्टी के लिए, इसलिए वह पॉपुलेशन वहां क्या हुआ, हैबिटेट कर गया, वहां रहने लगा। तो यह पहला व्यक्ति जो वहां गया वो वहां का फाउंडर कहलाएगा। क्योंकि उसके द्वारा उसने अंग्रेजों से शादी किया और इसके बाद वहां की जो गोरी अंग्रेजों की जो संस्कृति थी या जो वो था फिनोटाइप, उसको क्या किया, हाइब्रिड कर दिया, यानी ब्लैक एंड व्हाइट मिलकर के क्या हुआ, वो क्या बन गया, वो रेड बन गया, हम रेड इंडियन जैसा रेड बन गया, पिंक बन गया, कुछ हो गया, लेकिन व्हाइटनेस खत्म हो गया। तो क्या हुआ कि इंग्लैंड में कुछ रेड इंडियंस क्या हुए, ग्रो कर गए, जो कहां से मिले, इस फाउंडर जो पहला निग्रो साउथ अफ्रीका से गया था इंग्लैंड, वो वहां का क्या हुआ, किसी नए जनरेशन का, किसी नए जीन का फाउंडर हो गया, संस्थापक हो गया। किसका फाउंडर हुआ, रेड कलर वाले, पिंक कलर वाले या येलो कलर वाले, जो हाइब्रिड बना उसका फाउंडर वो कहलाएगा। अच्छा, तो ये फाउंडर का इफेक्ट हुआ, ठीक है। अब दूसरा क्या है, बॉटल नेक इफेक्ट। तो बेटा बॉटल नेक इफेक्ट हमको बाई चांस स्मॉल पॉपुलेशन में अच्छी तरह देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या कह रहे हैं कि बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है, इज ड्रेस्टिक रिडक्शन, ड्रेस्टिक आकस्मिक आपदा से प्रभावित एक प्रकार का क्या होता है, जीन का रिडक्शन होता है इन ए पॉपुलेशन साइज ड्यू टू कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स, यानी प्रलयवादी प्रकृति के कुछ आपदापूर्ण घटनाओं के कारण जब किसी छोटी समष्टि, किसी छोटे पॉपुलेशन वाले जीव या स्पीसीज जब उस आपदा से प्रभावित होती है, तो प्रभावित होने के नाते कुछ विशिष्ट जीन वाले जीव जो मारे जाते हैं, जो बह जाते हैं, जो नष्ट हो जाते हैं, जो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, एकाएक जो उनके उस जीन में कमी आ जाती है, उस पॉपुलेशन में किसी विशिष्ट जीन का जो ह्रास हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है, वह जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। ठीक है, इस चीज को यहां से समझिए। और इसमें दो चीजें बताई जा रही हैं। जैसे एक चीज यहां पे मान लीजिए ये किस कोई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में क्या है कि यहां पर ये एक डोमिनेटिव जीन का पॉपुलेशन है, ये एक रिसेसिव जीन का पॉपुलेशन है, यहाँ पे हाइब्रिड जीन है। तो हाइब्रिड जीन में क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हाइब्रिड जीन वाले हैं वो जो डोमिनेटिव कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसा पॉपुलेशन जहां डोमिनेटिव ट्रेट वाला अपने पॉपुलेशन को मेंटेन बनाए रखे है, यानी वहां की नेचर उसको अडॉप्ट कर रही है। दूसरा क्या है, ये रिसेसिव ट्रेट वाला, वो भी नेचर वहां सपोर्ट कर रही है, वो भी ग्रो कर रहा है। लेकिन जो हाइब्रिड नेचर का है वो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर जो बी है, बी के ट्रेट का ह्रास हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। डोमिनेटिव जीन प्रोटेक्टेड है, सेफ है, रिसेसिव जीन प्रोटेक्टेड है, लेकिन जो हाइब्रिड जीन है किसी एक स्पीसीज के पॉपुलेशन में वो क्या हो रहा है, वो डाउन हो रहा है। इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट के रूप में शो करते हैं। अच्छा, बॉटल नेक इफेक्ट के बारे में समझिए। बॉटल नेक इफेक्ट दो चीजों को स्पष्ट करता है। एक ये दिखाता है कि मान लीजिए बॉटल का मतलब एक छोटा सा पॉपुलेशन का एरिया, किसी जीव का एक छोटा सा पॉपुलेशन जिसका शेप एक बॉटल जैसा है। यहाँ पर इतना जो एरिया है बॉटल का जो नेक, वहां पे आप क्या देख रहे हैं कि किसी विशेष जीन वाले जीवों के बीच में कुछ येलो कलर के जीन हैं जो संख्या में बहुत कम है, बाकी मेजॉरिटी क्या है, पिंक कलर वाले जीन वाले इंडिविजुअल यहाँ ज्यादा हैं। अब क्या होगा, बाय चांस अगर झटका लग जाता है तो क्या होगा, किसके इसमें से पिंक और येलो वाले में से किसके विलुप्त होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, इसमें से किसके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, इस चीज को आपको बताना है। तो क्या चांस है, इसमें एक्सटिंक्ट वही होगा, कोई दैवी आपदा आ गई जिस जीन वाला जीव रेयर केसेस में है, कम से कम आबादी में है, वेरी शॉर्ट पॉपुलेशन में है,
उसी के विनिष्ट होने के चांसेस, एक्सटेंट होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। जैसे झटका लगा तो क्या होगा, यहाँ जो 3 जीन है वही बाहर निकलेगा, माने वो नष्ट हो गया, जबकि इसके साथ कुछ पिंक भी निकले। तो पिंक निकले, पिंक का तो कुछ नहीं बदला, क्योंकि पिंक की एक लार्ज पॉपुलेशन यहाँ नीचे बैठी हुई है, तो वो एक्सटेंट नहीं होंगे। लेकिन यहाँ जो येलो कलर वाले जो जीन के थे वो बाहर चले गए, वो तो नष्ट हो गए, इनका तो अस्तित्व नष्ट हो गया। तो यहाँ पे 2 चीज, ये तो क्या दिखा रही है, ये बॉटल नेक इफेक्ट हुआ। लेकिन बॉटल नेक का ये पहला इफेक्ट है कि जो स्मॉल पॉपुलेशन होगा उसके अस्तित्व, ऐसे जीन वाले जीव के अस्तित्व के समापन की ज्यादा संभावना होती है, न कि मेजॉरिटी में रहने वाले जो जीन होते हैं। कोई भी जीव, कोई एक ही जात का जीव जिसमें कुछ विशिष्ट जीन के लक्षण है, अगर वो माइनॉरिटी में है, स्मॉल पॉपुलेशन में है, तो उसके कोई भी दैवीय आपदा आने पर उसके नष्ट होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, न कि बड़ी पॉपुलेशन वाले, बड़े जीन पूल वाले जीव का। लेकिन दूसरी चीज क्या कर रहे हैं, इसके खिलाफ ये भी कह रहे हैं कि कोई भी दैवीय आपदा क्यों न हो, कोई भी दैवीय आपदा क्यों न हो, किसी भी कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स में स्मॉल पॉपुलेशन वाले जीव के भी, जबकि बचने की बहुत कम उम्मीद होती है, फिर भी बचते हैं। जैसे यहां पे देखिए, एक येलो वाला यहां पे बच गया है, एक बच गया है, 4 ही थे, 4 में से 3 नष्ट हो गए, फिर भी कोई एक बचा रहा। अब यहां पे ये कह रहे हैं कि यदि पॉपुलेशन साइज बड़ी है, किसी जीन का जीन पूल अगर बड़ा है, किसी भी जात के जीव का जीन पूल यदि बड़ा है, कोई कैटास्ट्रोफिक, कोई दैवीय आपदा आने पर उसके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस कम होते हैं इन कंपैरिजन टू दैट पॉपुलेशन दैट इज रेयर इन पॉपुलेशन, दैट इज स्मॉल इन पॉपुलेशन। जो संख्या में कम है उसके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो मेजॉरिटी में उनके एक्सटेंशन के चांसेस कम होते हैं। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट वाली बात बताई गई। म्यूटेशन बेटा क्या है, सडन चेंज इन जीन, ये रेडिएशन के द्वारा से प्रकृति की नियंत्रित घटना है, केमिकल रिएक्शन से है, जिसके द्वारा क्या होता है, ऑल ऑफ सडन अगर पॉइंट म्यूटेशन हो, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो, ग्रास म्यूटेशन हो, इन दोनों द्वारा अगर उनका जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है तो क्या हो जाता है, जीन फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है, और वो तब उस पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, वो कोई भी क्या हो जाएगा, हार्डी-वेनबर का रूल फॉलो नहीं करेगा। तीसरा चीज है जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी अपने आप में एक अनोखा है। कोई जीव होगा, मैटिंग करेगा तो उसमें रिकम्बिनेशन होगा तो उसकी जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएंगे। अक्सर हम लोग अपने ह्यूमन पॉपुलेशन में देखिए, हमेशा नए प्रकार के, नई आकृति वाले, नए आकार वाले, अक्सर 100 में कोई एक पैदा हो ही जाता है, 5 उंगली की जगह 6 उंगली वाला, ठीक है। और इस प्रकार से जेनेटिक चेंजेस हमेशा होते रहते हैं, जो कि क्या होता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन के परिणाम या म्यूटेशन के परिणाम होते हैं। ये रुकने वाली चांसेस नहीं है, अगर ये होती रहेंगी तो हार्डी-वेनबर का रूल फॉलो नहीं करेगा। आइए बेटा लास्ट पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं। लास्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ध्यान रखिएगा, नेचुरल सिलेक्शन के रूप में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी तक जो है वो डार्विन के सिद्धांत को पढ़ा, कन्वर्जेंट थ्योरी पढ़ा, डाइवर्जेंट थ्योरी पढ़ा, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट रेडिएशन के द्वारा कैसे नेचुरल सिलेक्शन होता है जीवों का किसी पॉपुलेशन में। यहाँ पर जो नेचुरल सिलेक्शन हम हार्डी-वेनबर के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें हम लोग देखेंगे। वो क्या देखते हैं, कहते हैं कि अगर नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है तो वहां भी हार्डी-वेनबर का इक्वेशन लागू नहीं होगा। लेकिन कैसा, वो कह रहे हैं कि नेचुरल सिलेक्शन 3 प्रकार के होते हैं, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे 2 हम समझेंगे। स्टेबलाइजिंग क्या है, कह रहे हैं कि द नेचुरल सिलेक्शन विल नोन एज स्टेबलाइजिंग when more individuals acquire mean character value। एनसीईआरटी में इतना दिया है, क्या समझे आप? यहां पे ये कह रहे हैं कि कोई पॉपुलेशन हो, पॉपुलेशन में कोई भी जीव होगा, उसके पास 2 ही वैल्यू होगी, 3 ही वैल्यू होता है। एक डोमिनेटिव का वैल्यू होता है जिसको ए से दर्शाया गया है, एक रिसेसिव का जीन होता है जिसको सी से दर्शाया जाता है,
एक हाइब्रिड जीन की वैल्यू होती है जिसको बी से दर्शाया जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा पॉपुलेशन, किसी भी स्पीसीज का ऐसा पॉपुलेशन जिसमें क्या होता है, जिसमें मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन बी कैरेक्टर वैल्यू, यदि इस पॉपुलेशन में कोई भी जीव वहां का एनवायरमेंट इस कैरेक्टर यानी हाइब्रिड वाले कैरेक्टर को ज्यादा प्रेफर कर रही है, यानी वहां की नेचर इस हाइब्रिड कैरेक्टर को ज्यादा प्रेफर कर रही है, यानी उसको सेलेक्ट कर रही है इन कंपेरिजन टू डोमिनेटिव या रिसेसिव, तो वहां की जो पॉपुलेशन होती है वो स्टेबलाइजिंग टाइप की होती है। और यह जो नेचुरल सिलेक्शन हुआ, जो यहाँ पे मीन वैल्यू वाले, मध्य मूल्य वाले लक्षण को, संकर लक्षण वाले जीव को आगे बढ़ने का प्रमोशन मिला, वो क्या कहलाएगा, नेचुरल सिलेक्शन बाय स्टेबलाइजिंग, यानी स्टेबलाइजिंग टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, इस चीज को हमारी एनसीईआरटी, लेकिन हम लोग आगे इसको और भी क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बर्थ वेट, यानी मानव के बच्चे जब पैदा होते हैं उसमें उनका भार, मान लीजिए ए हैवी वेट वाला बच्चा है, बी मिडिल वेट वाला बच्चा है और सी लो वेट वाला बच्चा है। जब बच्चा पैदा होता है मानव में, तो तीन ही प्रकार के उसके भाग हो सकते हैं, या तो बहुत भारी शरीर होगा, बहुत हैवी वेट होगा, या मध्यम मीन यानी मिडिल वेट होगा, या बहुत हल्का वेट होगा। तो ध्यान रखिएगा, हमारे इस एनवायरमेंट में जो मध्य वेट वाला होता है, मिडिल वेट वाला होता है, उसी को नेचर ज्यादा अडॉप्ट करती है। क्यों? क्योंकि हैवी वेट वाला जो ए ट्रेट वाला, ए जीन वाला जो बच्चा होगा, वो क्या करेगा, वो जनरली पार्चुरेशन के दौरान, प्रसव के दौरान, जो उसकी अनसेफ अगर डिलीवरी नहीं हुई, जो उसकी सेफ डिलीवरी नहीं हुई, तो क्या होता है, मोर ओवर वो क्या होता है, वो फेटल हो जाता है उसके लिए, यानी मॉर्टलिटी रेट उस इन्फेंट की बढ़ जाती है। किसकी? ए की मॉर्टलिटी रेट बढ़ जाएगी और सी की भी मॉर्टलिटी रेट बढ़ेगी एनवायरमेंट में। क्यों? किसके कारण? इसके कारण कि ड्यू टू न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, कुपोषण के शिकार होने, माल न्यूट्रिशन का शिकार होने के कारण इसका भी डेथ वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए क्या होता है, नेचर इन दोनों को सेलेक्ट नहीं करता, जबकि मिडिल वेट वाला क्या होता है, वो ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव करता है। इसलिए हम लोगों के जो जहां बच्चे पैदा होते हैं, इस बीच में इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, स्टेबल बनी रहती है, यही ग्रो करता है, इधर भी इधर भी। तो ये प्रकार के ये जो ग्राफ है वो स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज डायरेक्शनल, तो क्या कहते हैं, द नेचुरल सिलेक्शन इज डायरेक्शनल व्हेन more individuals acquire value other than mean character value, यानी ऐसा नेचुरल सिलेक्शन जिसमें नेचर या तो डोमिनेटिव ट्रेट को सेलेक्ट करती है या रिसेसिव ट्रेट को सेलेक्ट करती है इन कंपेरिजन टू कौन, हाइब्रिड ट्रेट। यानी हाइब्रिड ट्रेट को छोड़ दिया जाए, हाइब्रिड ट्रेट पर नेचर कोई ध्यान नहीं देती, लेकिन जीव क्या होता है, ये डोमिनेटिव ट्रेट या तो रिसेसिव ट्रेट में कन्वर्ट होता है, कोई एक, दोनों में से एक दो तीन यहाँ है ना, वह कंडीशन जिसमें ए सी में शिफ्ट करे या सी ए में शिफ्ट करे, लेकिन बी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़े। यानी जो हाइब्रिड कलर वाला ट्रेट है, जो हाइब्रिड ट्रेट है किसी भी जीव का, किसी भी जीन का, वो तो स्टेबल बना रहे, लेकिन या तो डोमिनेटिव रेसेसिव में कन्वर्ट कर जाए, या रेसेसिव या तो डोमिनेटिव रेसेसिव में कन्वर्ट कर जाए, या रेसेसिव डोमिनेटिव में कर जाए। तो इस प्रकार का जो फ्लो होता है, यानी यह इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यह इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन यह येलो क्या कर रहा है, येलो जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस प्रकार से दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक शिफ्ट करता है। तो इस प्रकार का वो डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन होता है। इसको और भी क्लियर एग्जांपल्स देखें तो ध्यान रखना बेटा, अभी भी हम लोग पढ़े थे 1850 और 1920 में, जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से जब मेलानिन यानी जो लाइट कलर वाले मॉथ थे, जब वो क्या किए, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ, वो सब रिड्यूस होने लगे। अब उन सबों ने अपने को डायरेक्ट क्या किया,
डार्क कलर वाले मोथ में कन्वर्ट कर लिया। यानी लाइट कलर मोथ का जो जीन था वो डार्क कलर मोथ के टुवर्ड्स क्या हुआ, शिफ्ट कर गया, मूव कर गया। यानी लाइट कलर वाला जो जीन डार्क कलर वाले जीन की तरफ डायरेक्ट हो गया, मूव कर गया। ये डायरेक्शनल इवोल्यूशन का जो है वो एग्जाम्पल है। इसी प्रकार नॉर्मल माइक्रोब्स या नॉर्मल पेस्टिसाइड पर जब हम क्या काम करते हैं, डीडीटी वगैरह यानी कि पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, तो क्या होता है, कुछ समय तक वो मरते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होते हैं, उसी में से जो रेसिस्टेंट नेचर होते हैं, नॉर्मल वैरायटी क्या होती है, वो रेसिस्टेंट वैरायटी में कन्वर्ट हो जाती है और कन्वर्ट होकर के फुल्ली क्या करती है, ग्रो करती है। नेचर उसको सेलेक्ट करता है, उसकी ब्रीडिंग फीडिंग और सेफ्टी की व्यवस्था कर जाती है, वो नेचुरली सेलेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से नॉर्मल माइक्रोब्स का डीडीटी रेसिस्टेंट माइक्रोब्स की तरफ शिफ्ट कर देना, ये भी एक प्रकार का डायरेक्शनल क्या है, वो नेचुरल सिलेक्शन है। आइए, लेमार का जो सिद्धांत था, 60 नेक वाला जो जिराफ था वह भोजन की तलाश के लिए क्या हुआ, वो 60 नेक वाला जिराफ लॉन्ग नेक वाले जिराफ की तरफ क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। यानी नेचर ने लॉन्ग नेक वाले जिराफ को सेलेक्ट किया और इसलिए 60 नेक वाला अपने को बार बार यूज एंड डिस्यू से क्या हुआ, वो लॉन्ग नेक में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो इवोल्यूशन हुआ वो क्या हुआ, वो डायरेक्शनल इवोल्यूशन हुआ। इसी प्रकार से डार्विन की फिंचेज क्या थी, सीड ईटर से फ्रूट ईटर्स का बनना, इंसेक्ट ईटर्स का बनना और कैक्टस ईटर्स का बनना, नेक्टर ईटर्स का बनना, वुड पिकर्स का बनना, ये सब क्या थे, नट क्रैकर के रूप में कन्वर्ट हो जाना। ये सब ये जो डाइवर्जेंट जो रेडिएशन हुआ इवोल्यूशन के डार्विन की फिंचेस का, ये सब के सब किसी एक डायरेक्शन से अदर डायरेक्शन में डायरेक्शनल क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। तो ये डायरेक्शनल इवोल्यूशन है। और यदि ऐसा हो रहा है तो हार्डी वीनबर्ग का एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा। आइए लास्ट देख लेते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट या डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। Natural selection will be known as disruptive when more individuals acquire peripheral ARC value other than mean value। यहां देखिए, ऐसा पॉपुलेशन, जीवों का ऐसा पॉपुलेशन जहां पर कोई भी जीव या वहां का एनवायरमेंट क्या कर रहा है, या तो बाहर वाले साइड वाले यानी पेरिफेरल वैल्यू ए या सी को सेलेक्ट कर रहा है और बी को प्रिफर नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार से बी का क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। जब यहां पर 2-3 ट्रेट में से किसी 2 ट्रेट को प्रिफर कर रहा है और मीडियम ट्रेट को, संकर ट्रेट को रिजेक्ट किया जा रहा है नेचर के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, जो सेंट्रल है, जो मिडिल वाला वैल्यू है वो माइनस करती जाएगी। यह शो करता है डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन को। अब यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, जैसे कि डार्विन्स की फिंचेस में ध्यान देखिएगा, ए जो है इंसेक्ट ईटर्स थी, बी सीड ईटर्स थी, सी जो है फ्रूट ईटर थी। अब मान लीजिए ये तीनों किसी इजलैंड पे आ गई और यहाँ पे क्या था, इस इजलैंड पर खाने के लिए क्या था, इंसेक्ट भी थे, खाने के लिए यहाँ पर इंसेक्ट भी थे और खाने के लिए यहाँ फ्रूट भी था, यहाँ फ्रूट्स भी था, लेकिन खाने के लिए यहाँ पे सीड नहीं था, सीड यहाँ नहीं था, इंसेक्ट था, फ्रूट था, सीड नहीं था। परिणाम क्या होगा, यहाँ का एनवायरमेंट, यहाँ का नेचर क्या करेगा, ए इंसेक्ट ईटर को प्रमोट करेगा, सी फ्रूट ईटर्स को भी प्रमोट करेगा, लेकिन सीड ईटर्स के लिए कोई चांस नहीं रहेगा, इनकी फीडिंग की प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से ये बीमार होंगे, मरेंगे और इनका जो है जो फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस करेगी, इनकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करेगी। तो इस प्रकार से सीडेड फिंचेज का रिड्यूस होना किसी पॉपुलेशन में, ये जो है क्या करता है, ये डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आगे देखिए, एक एग्जांपल और है ओयस्टर्स का। ओयस्टर में सीपी, तो सीपी में क्या होती है, लाइट कलर वाली सीपी और यानी मिडिल
मीडियम कलर वाली सीपी और डार्क कलर वाली सीपी। क्या होता है कि किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जहां क्या होता है कि लाइट कलर वाली सीपी क्या होती है, वहां पर आइस वगैरह की वजह से वो अपने को हाइड कर लेती हैं, इसलिए बची रह जाती हैं। जो डार्क कलर वाली सीपी हैं वो वहां पर जो ब्लैक जो फाउंडेशन है, जो एल्गल या जो क्या कहते हैं कि जो आपका जो ये एलगी है या जो आपका जो है वो ब्राइफाइट्स हैं, उसके बीच में क्या होता है जाकर के अपने को हाइड कर लेता है, इसलिए ये भी बच जाता है। लेकिन जो मीडियम कलर वाला ओयस्टर है वो इजिली दोनों मीडियम में, आइस में भी और डार्क में स्टूडेंट, तो हम लोग ओयस्टर के माध्यम से डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन को समझ रहे थे। तो यहाँ जैसा हमने कहा कि जो लाइट कलर वाले जो ओयस्टर होते हैं वो भी अपने को क्या करते हैं कि व्हाइट ग्राउंड पर अपने को प्रोटेक्ट कर लेते हैं या हाइड कर लेते हैं। डार्क कलर वाले भी जो है डार्क रॉक्स पर जो है अपने को हाइड कर लेते हैं। लेकिन जो मीडियम कलर वाले होते हैं वो इजिली हंटर्स के द्वारा वो आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं, इसलिए ये मार दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहां का नेचर क्या करता है, लाइट कलर वाले को प्रमोट कर रहा है और सी वैल्यू वाले को प्रमोट कर रहा है, लेकिन बी वैल्यू वाले को क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, सेलेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए बी वैल्यू का क्या है, ह्रास हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से पहले ये ग्राफ इस प्रकार से था, बी वाला अपने जगह पे क्या हुआ कि रिड्यूस होकर के यहां पहुंच गया और सी वाला अपने जगह सही रहा, ए वाला अपनी जगह सही रहा। तो इस प्रकार से ये जो ग्राफ जा रहा है ये डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आज इस पॉइंट पर यहीं तक। आप अच्छी तरह बेटा समझिए, नोट्स बनाइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मन लगा के पढ़िए, ठीक है, जिससे आपका भला हो और आप आगे बढ़ें और आपके नाम के साथ साथ मुझे भी एक यश मिले, खुशी मिले, प्यार मिले। बस यही आपसे तमन्ना है। धन दौलत की जरूरत नहीं, केवल सहयोग की आवश्यकता है। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही आपका अध्ययन ही मेरा बल है। थैंक यू वेरी मच। यस, वंस अगेन विश यू गुड लक। थैंक यू।